Hello everyone and welcome back to another video of Law Prep Tutorial and this is your legal mentor अंशु प्रसाद। तो इस हफ्ते हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका एक ऐसा सीरीज जो आपका होने वाला है वीकली करंट लीगल राउंडअप्स का एक्सप्लेन्ड वर्जन। जो हफ्ते में आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स आते हैं उसको हम लोग एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इन शॉर्ट अगर बोले तो लॉ का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। यस, आइए देखते हैं यहाँ पे ये कैसे काम करता है। और आज के स्लाइड्स में हम लोग दो केसेस डील करने वाले हैं एंड द फर्स्ट वन इज बार काउंसिल बार एसोसिएशन नॉट अ स्टेट। सबसे पहला आर्टिकल 12 का जो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स जो शुरू होता है पार्ट 3 से। और आर्टिकल 12 हम लोग अगर देखते हैं तो यहां पे ये काम करता है कैसे कि आपका कोई भी एंटिटी अगर है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो अगर आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो रिट पिटिशन का वो होता है आप अगर उसमें केस फाइल कर रहे हैं तो वो एक स्टेट एंटिटी पे ही कर सकते हैं जो कि डिफाइंड है आपका आर्टिकल 12 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कुछ भी है, कोई भी आपका गवर्नमेंट रन है या नहीं है, वो कैसे चेक करना है, वो इसके अंडर जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। स्टेट का डेफिनेशन जो है आपका इसके अंदर जो दिया हुआ है दैट आपका कंप्लीटली डिफाइंस दैट थिंग कि आपका स्टेट है कि नहीं है। ठीक है। सेकंड वन इज कि तेलंगाना हाई कोर्ट अक्विट्स वुमेन फेसिंग डेथ फॉर किलिंग 7 month ओल्ड डॉटर। तो आप देख रहे हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक महिला को 35 वर्षीय महिला है जिसको क्या किया है, अक्विट कर दिया। अक्विट का मतलब छोड़ दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि उसको सेशन कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो आइए क्विकली इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहला केस अगर आप देखेंगे बार एसोसिएशन नॉट अ स्टेट, हाई कोर्ट रूल्ड एन एडवोकेट बार एसोसिएशन इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 लिमिट रिट रेमेडी स्कोप अगेंस्ट प्राइवेट बॉडीज। तो अगर हम देखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस तो देख सकते हैं कि एक बेसिकली आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि बार एसोसिएशन होता क्या है। बार एसोसिएशन अगर आप देख सकते हैं तो जितने भी आपके एडवोकेट्स होते हैं तो एडवोकेट्स को जनरली प्राइवेट एंटिटी माना जाता है क्योंकि वो अपना सेल्फ काम करते हैं, उनके पास क्लाइंट खुद आते हैं और वो अपना गवर्नेंस खुद करते हैं। तो अगर हम लोग ये चीज देखेंगे कि जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट, उनका कंट्रोल कौन करता है, ये जो पर्टिकुलर बॉडी अगर आप देखेंगे इसको बोलते हैं बार एसोसिएशन। यस, बार एसोसिएशन क्या करता है, जितने भी एडवोकेट्स का होता है वेलफेयर देख सकते हैं, उनका जितना भी देख रेख हो सकता है, चेंबर अलॉट करना, ये सब जो तो होता है कोर्ट में देखेंगे। कोर्ट प्रेमाइसेस में आप सुनते भी होंगे कि चेंबर मिलता है किसी एडवोकेट को, तो ये जितने भी है आप देख सकते हैं बार एसोसिएशन का काम होता है। तो इन दैट केसेस यहां पे क्या हुआ कि एक महिला जो है, जो एडवोकेट थी, उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया गया था कि उनको उनके चेंबर से निकाल के मतलब डिस्प्लेस कर दिया गया। उनके चेंबर में जो कि रेंटेड था, मतलब मेरा चेंबर है, मैंने रेंट पे दिया किसी महिला को और कल को मैंने क्या किया, उस महिला को उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया। तो इसी चीज पे क्या किया था, उस लेडी एडवोकेट ने मेरे पे केस किया, मतलब जिसका चेंबर था उस पे केस किया। तो उसने कौन सा आपका जो है रेमेडी परस्यू किया था, आप देख सकते हैं आपका 226। यस, आर्टिकल 226 इफ यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बात करता है हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन। एंड इफ यू सी यहां पे आर्टिकल 32 अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 32 बात करता है आपका सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन। तो यस, रिट जुरिडिक्शन तभी आप फाइल कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। यस, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तभी आप रिट जुरिडिक्शन फाइल कर सकते हैं। और यहां पे उस महिला के साथ गलत व्यवहार हुआ तो उसने ये समझ के कि ये उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, उसने केस फाइल कर दिया। बट कोर्ट का ये जजमेंट था सीधा सीधा कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट का वोलेशन नहीं है, क्योंकि कारण ये बताया जा रहा था कि भाई यहां पे आपके साथ जो हुआ है, जिसने ये किया है वो एक स्टेट एंटिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो प्राइवेट वो उसने ये किया, आर्टिकल 226 के अंदर उसने केस फाइल किया कि यार मुझे चेंबर से निकाल दिया गया, ये बहुत गलत है, मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इशू क्या है, वेदर एडवोकेट बार एसोसिएशन इज अ स्टेट और अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 हम समझेंगे पूरा आपका कॉन्सेप्ट कैसे है, उसका पोस्टमार्टम करेंगे अभी जस्ट। तो इन दैट केसेस देखते हैं ये कैसे काम करता है आपका, कि इस केसेस में पिटिशनर ने क्या बोला, बार एसोसिएशन परफॉर्म्स फंक्शन कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे आते हैं लेकिन पहले आर्टिकल 12 समझेंगे। आर्टिकल 12, यस, अगर हम लोग देखेंगे संविधान अगर हम लोग देखेंगे उसमें पार्ट 3 जो देख सकते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है आपका फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्सेप्ट इफ यू सी यहां पे फंडामेंटल राइट जो कि आपको ग्रांट किया जाता है स्टेट द्वारा। यस, आपने सही सुना, स्टेट। तो स्टेट एक ऐसा टर्म होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफाइन करना, क्योंकि यहां पे जो पार्ट 3 देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है उसमें शुरू होता है आर्टिकल 22 से लेकर 35 तक। जनरली 32 तक चलता है लेकिन 35 बोलेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 आपका बात करता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट।
और ये बस स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होता है। यस, अगर आप सुनेंगे कि कोई प्राइवेट बॉडी अगर आपका ये सब अधिकार छीन रहा है, फंडामेंटल राइट, तो आप केस नहीं कर सकते हैं। यस, आप बोलेंगे फिर कैसे काम चलेगा, आप उनके उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकते हैं, दूसरे आपके अदर लॉज हैं वो सब कर सकते हैं। एससी एसटी कम्युनिटी के खिलाफ अगर कुछ किसी ने किया तो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, आपके पास क्रिमिनल लॉ है, अगर कोई आपके चेंबर में ट्रेसपास कर गया तो आप वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे इफ यू सी, उसने जो केस फाइल किया था, जो महिला एडवोकेट है, उन्होंने कर दिया इसके अंडर कि भैया वो जो बार एसोसिएशन है वो स्टेट है, और इसीलिए क्या बोलते हैं, उन्होंने रिट फाइल किया है। बल्कि जो कोर्ट का आपका एनालिसिस था कि भाई रिट उन्हीं के अगेंस्ट किया जा सकता है जो स्टेट एंटिटी है, और आप सही समझ रहे हैं, आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट जो डिफाइन किया गया है, इसमें चार चीजें होती हैं, आप देखेंगे, मतलब तीन बोल सकते हैं, मोस्टली उसको चार भी इनकम पास कर सकते हैं। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सबसे पहला। स्टेट का मतलब बोल सकते हैं सरकारी कोई ऐसा अथॉरिटी, कोई ऐसा गवर्नमेंट जो कि स्टेट द्वारा मतलब गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, उसका परवेजिव कंट्रोल जो है आपका सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है, एंड दैट इज द सोल क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग। तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं आपका जितना भी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकसभा, राज्यसभा, जितना भी आपका प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब आ जाएंगे, सब जितने भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी आपके वो होते हैं, सब आ जाएंगे इसमें। लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट देख सकते हैं, जो हर स्टेट में आपका वो होता है। विधानसभा, विधान परिषद, जितने भी आपके वो मिनिस्टर्स होते हैं, सब उसमें आ जाएंगे। देख सकते हैं आपका फॉर एग्जाम्पल इस केसेस में ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, इफ यू सी ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, यहाँ पे देख सकते हैं आपका विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लोकल एंड अदर अथॉरिटी, इफ यू सी यहाँ पे लोकल और अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी, इसका बहुत सारे जजमेंट्स हम लोग देखेंगे अभी, इतने सारे जितने भी जजमेंट वो शॉर्ट में निपटाएंगे कि सब जजमेंट में लोकल और अदर अथॉरिटी को डिफाइन किया है। लोकल अथॉरिटी इफ वी टॉक अबाउट, तो लोकल अथॉरिटी को देख सकते हैं यहां पे डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इसमें लोकल अथॉरिटी को बोला गया, जनरली बोला जाता है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब होते हैं। पंचायत आपको पता होगा, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, गांव के लेवल पे होता है, जो गांव के लोगों का ऐसे मसला सॉल्व करता है। गांव में ऐसे कोई डेवलपमेंट करना है, गांव में कोई स्कीम रन करना है, ये सब कौन करता है, पंचायत करता है। एंड इसी म्यूनिसिपैलिटी आपने सुना होगा, नगर पालिका, ये सब आपका जितना भी हो सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, ये सब जितने भी है सब उसमें आते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज मीन म्यूनिसिपल कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ पोर्ट कमीशन, अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू इंटरेस्टेड विद द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल और लोकल फंडेड। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी का मतलब यही हम लोग जनरली लेके चलते हैं। बट इसका यस अदर अथॉरिटी जो है, इसका बहुत ज्यादा आपका डिस्प्यूट चलता है, क्योंकि अदर अथॉरिटी एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में कोई ऐसा स्पष्ट मतलब नहीं था स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स द्वारा इसका मतलब एक एक करके निकालते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है। और आप बोलेंगे क्यों समझना जरूरी है आर्टिकल 12, तो ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी रिट पिटिशन फाइल होता है तो सबसे पहला काम सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट यही करता है, हाई कोर्ट, कि भाई वो चेक करता है कि जिसके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है क्या वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो अगर पहले दो में फॉल कर दिया तो अच्छी बात है, तीसरे में फॉल किया अच्छी बात है, बट चौथा अदर अथॉरिटी जो है उसमें फॉल कराना मतलब वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हिसाब से होता है कि वो कैसे चेक करता है कि वो जो बॉडी है जिस पे आप केस कर रहे हैं, क्या वो सरकार का काम कर रहा है, क्या सरकार का उसमें शेयर है, क्या सरकार उसका डिसीजन होल्ड कर रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर में हेल्प कर रहा है, क्या सरकार उसके लिए लॉज बना रहा है, क्या उसके मेंबर्स को सरकार अपॉइंट कर रहा है। तो अगर सरकार उसके किसी भी चीज में अगर पार्ट ले रहा है तो जस्ट बिकॉज वहां पे उसका देखा जाता है नेचर भी, उसका वर्क की वो क्या काम कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको स्टेट कंसिडर करते हैं। तो जल्दी जल्दी समझते हैं ये कैसे काम करता है, इसके जितने भी हैं। सबसे पहला केस है आपका लैंडमार्क केस, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, 1954 का केस है ये, आप देख सकते हैं। इसमें एक कॉलेज में केस फाइल किया गया था, कॉलेज में स्टूडेंट द्वारा केस फाइल किया गया था। सी यहाँ पे कि भाई जो स्टेट का मतलब जो कॉलेज का एक्शन है वो आर्बिट्ररी है, बहुत गलत है, और बोला गया था कि भाई जो आपका कॉलेज है वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो इस केस में यही चल रहा था। तो कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया कि भाई आपका अगर आर्टिकल 12 का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 12 का डेफिनेशन इफ वी सी, तो आपके जो पहले दो टर्म्स हैं वैसा ही तीसरा टर्म माना जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोला गया एजस्डिम जनरस। ठीक है, इफ यू सी यहाँ पे एजस्डिम जनरस का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर, सेम नेचर या सेम काइंड। इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे एडजस्टेंट जनरल का मतलब क्या होता है, सेम नेचर सेम काइंड। मतलब जब पहली बार क्या बोलते हैं आपके पास कोर्ट के पास ये जब चैलेंज आया इस कोर्ट के पास, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड, मद्रास हाई कोर्ट ने इसका ये जजमेंट निकाला कि भाई आर्टिकल 12 में इफ वी सी, ये दोनों जो ऐसे अथॉरिटी हैं वो आपके सोवरेन फंक्शन कर रहे हैं। आपको पता होगा सोवरेन फंक्शन मतलब सरकारी का, मतलब स्टेट का ड्यूटी पे का, मतलब स्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, स्टेट अथॉरिटी से रिलेटेड। तो सोवरेन काम कर रहे हैं, तो ये भी जो होगा लोकल अथॉरिटी वो भी सोवरेन फंक्शन करना चाहिए। तो कॉलेज को
कोई सोवरेन फंक्शन कर नहीं रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो वो आपका इसके टर्म से क्या होगा, आपका वो स्टेट नहीं होगा। सबसे पहला केस यही था इजिज्डम जनरस का, और यहीं से आपका शुरू हुआ था कि आर्टिकल 12 का कैसा इंटरप्रिटेशन होगा। तो जो आपका यूनिवर्सिटी है उसको स्टेट नहीं माना कोर्ट ने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाज नॉट अ स्टेट अंडर दिस। इजिज्डम जनरस का ऑफ द सेम काइंड का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आपके पहले दो अथॉरिटीज जो है जैसे वो दिखते हैं वैसा ही तीसरा भी अथॉरिटी दिखेगा। अब जैसे कि मैं आपको 3-4 फ्रूट्स के नाम लेता हूं, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, तो आपका चौथा जवाब क्या होगा, कोई फ्रूट ही होगा ना। तो इन दैट केसेस यहाँ पे अगर पहले दो बॉडी आपके सोवरेन फंक्शन कर रहे हैं तो तीसरा चौथा भी क्या करेगा, सोवरेन फंक्शन करेगा, जो कि आपका गवर्नमेंट आपका यूनिवर्सिटी कर नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से इन्होंने बोल दिया स्टेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं उज्जम बाई वर्सेस आपका स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी आपका आर्टिकल 12 का जो इंटरप्रिटेशन इनडायरेक्ट वे में किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक केस फाइल किया, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे उस केसेस में क्या डील किया गया कि आपका जो इजिज्डम जनरस का स्कोप था, ठीक है, उसको यहां पे स्टक डाउन किया गया। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अज्यूम द अथॉरिटी टू बी अ स्टेट, द बॉडीज नेम अंडर आर्टिकल 12 हैव नो कॉमन जीनस रनिंग थ्रू देम एंड दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन सिंगल कैटेगरी। यस, आप देख सकते हैं यहां पे अगर कोर्ट द्वारा ये चीज बोला गया, इजिज्डम जनरस का जो स्कोप है यहां पे इसको नेगेट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और बोला गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 12 डज नॉट मीन एवरी एक्ट ऑफ द स्टेट इज ओपन टू रिट रिव्यू। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं इसमें टोटल आपका यही चीज बोला गया था कि जो लास्ट केस में आपका बोला गया था कि ऑफ द सेम नेचर कि भाई तीसरे अथॉरिटी भी सोवरेन फंक्शन करने चाहिए, इसमें बोला कि ऐसा नहीं है, आपको सेम सिंगल फ्रेम में नहीं बोल सकते हैं, और इसमें आपका उसको हटा दिया। ठीक है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 का केस है। इस केस में क्या हुआ आप देख सकते हैं कि एक स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर आपका बॉडी है जो बनाया जाता है किसी स्टैच्यू के थ्रू, स्टैच्यू का मतलब होता है कोई लॉ के थ्रू अगर कोई बॉडी को स्टैब्लिश किया जाता है तो क्या वो आपका स्टेट होता है अदर अथॉरिटी के अंदर। तो अदर अथॉरिटी का मतलब जो है वही उसका हम लोग केसेस समझते चल रहे हैं कि वो कैसे काम करता है। तो यहां पे बोला था स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी इज इक्वल टू अ स्टेट। यस, तो यहां पे देखेंगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर हम लोग बात करेंगे तो यस उसको भी स्टेट माना गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसको अदर अथॉरिटी के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दैट द बोर्ड इज अ स्टेट। आप देख सकते हैं कौन सा बोर्ड, आप देख सकते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज अ स्टेट बिकॉज वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के थ्रू फॉर्म किया गया है, और यहाँ पे अदर अथॉरिटी के अंदर उसको हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि वो सरकार का काम कर रहा है, सरकार जैसा वो विदाउट ये जो भी आपका सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम सरदार सिंह, आप देख सकते हैं रघुवंशी। 1975 का ये केस है, आप देख सकते हैं जिसमें LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGCs, IFCIs जितने भी होते हैं आपके बॉडीज, आपको पता होगा, आपने ये भी सुना होगा जितने भी आपके OICL, ठीक है, ये जितने भी होते हैं आपके और भी अथॉरिटीज होते हैं, ये सब सुना होगा आपने, भेल, ये सब जितने भी होते हैं ये आपके बोल सकते हैं आपके क्या बोलते हैं, ये बॉडीज जो होते हैं आपके वो बॉडीज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए क्या कैसे काम करता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेसिकली ऐसे बॉडीज होते हैं जो कि बनाए जाते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल होता है। एंड यस, तो ONGC, LIC अगर आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी अगर आपने ये सब सुना होगा तो उनको बोला गया कि यस दे डू ऑल्सो फॉल अंडर द मीनिंग ऑफ स्टेट। तो बॉडीज परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन वेरी क्लोजली हैड टू बी स्टेट। यस, LIC और ONGC जो है वो सरकार का ही इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो यस अगर कोई ये सब अगर बॉडी अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं तो वो स्टेट के अंदर फॉल करेंगे। रामानंद, आप देख सकते हैं RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1979 का ये केस है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि बात किया गया था, चैलेंज किया जा रहा था, क्या आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी बात करें IAAI इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो बात कर रहे हैं उस पर कॉन्सेप्ट था कि क्या उसको भी हम लोग स्टेट मार सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ नॉन statutory body can be a state if the functions as an instrumentality or agency of the government। yes, मान लीजिए फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि हमने जस्ट 2 जजमेंट पहले पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब स्टैच्यू की तरह अगर उसको बनाया गया तब वो स्टेट होगा, लेकिन मान लीजिए वो नॉन स्टैट्यूटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए नॉन स्टैट्यूटरी है फिर भी क्या बोलते हैं उसको, अगर वो बोल सकते हैं स्टेट, यस बोल सकते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कैन बी अ स्टेट इफ इट फंक्शंस एज अ इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। ये सरकार के लिए काम करता है, सरकार के फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके जितने भी क्या बोलते हैं मेंबर सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो यस ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट है, सरकार का कंट्रोल है इस पे, सरकार इसका डिसीजंस लेता है। तो यस, शिफ्टिंग फ्रॉम द फंक्शनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, देख सकते हैं आपका शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम आपका फंक्शनल से
फाइनेंशियल कंट्रोल पे इंस्ट्रूमेंटलिटी बोल सकते हैं, ये जितना भी है, ये सबसे आप बोल सकते हैं ये केस था जिसमें जो कोर्ट है उसने एकदम डिटेल में आपका 5 गाइडलाइंस लेट डाउन किए, जिसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी बॉडी जो अदर अथॉरिटी में है, कोई भी प्राइवेट बॉडी, जो भी बॉडी है इंडिया भर में, उसको हम लोग देख सकते हैं कि क्या वो स्टेट होता है कि नहीं। सरकार का इंटायर शेयर कैपिटल, इफ द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर सरकार उसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस पैसा वैसा दे रहा है, आपका इंटायर एक्सपेंडिचर जो उसका खर्चा पानी है वो कौन चला रहा है, सरकार चला रहा है। अगर मान लीजिए मोनोपोली स्टेट कंट्रोल, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा है, सरकार अगर किसी बॉडी पे बोलता है कि ये काम बस सरकार ही कर सकता है, फॉर एग्जांपल रेलवे आप देख सकते हैं, तो अगर रेलवे देखेंगे तो रेलवे क्या है, आपका गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। तो रेलवे अगर आप देखेंगे तो रेलवे, अगर रेलवे का आपका अलग से लॉ है, रेलवे का अलग से बोर्ड है, तो रेलवे आपका क्या हो जाता है, गवर्नमेंट है। तो मोनोपोली वाला मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी अगर बिजनेस पे, कोई भी काम पे अगर सरकार अपना बस अपना पूरा हुकूमत चला रहा है, इन दैट केसेस दैट इज आपका गवर्नमेंट हो जाएगा, मतलब बाकी लोगों को काम नहीं करने दे रहा है। जैसे कि रेलवे देख सकते हैं वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है प्राइवेट, बात तो चल रही थी, लेट्स सी। इफ देयर इज अ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, मतलब उसमें अगर जो इंटरफेरेंस है सरकार का है पूरा कंट्रोल, फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ आर पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये जो काम कर रहा है जो बॉडी जो है, जैसे कि मान लीजिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्या वो किसका काम कर रहा है, कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो यस उसका होगा। सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है, आप देख सकते हैं इस केसेस में क्या हुआ था। इसमें भी आपका स्टेट से रिलेटेड बात चल रहा था, क्या भारत पेट्रोलियम, यस भारत पेट्रोलियम स्टेट है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, यस आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ये सब है सब इसको स्टेट में डाला, तो इस लॉजिक से इसको भी क्या करेंगे, स्टेट में डालेंगे। यस भारत पेट्रोलियम भी आपका बोल सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी वेस्टेड विद स्टैट्यूटरी पावर, की सरकार द्वारा उसको पावर्स दिए जाते हैं और वो सरकार के परवेसिव कंट्रोल में है, सरकार उसको कंट्रोल करता है। तो यस भारत पेट्रोलियम आप देख सकते हैं, जो कि आपने देखते भी होंगे, भारत पेट्रोलियम जो है वो किसका है, वो आपका स्टेट है, क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी है, परफॉर्म कर रहा है पब्लिक फंक्शन, लोगों के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड ड्यूटी इन ऑर्डर टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन फॉर द स्टेट बेनिफिट, सरकार के फायदे के लिए वो क्या कर रहा है, आपका लोगों के हित में काम कर रहा है। ठीक है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट का डेफिनेशन का, क्योंकि इसमें आपके 6 आपके क्राइटेरिया दिए गए थे, आप देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे कोई भी चीज को डिसाइड किया जाता है। इससे पहले आप देखा था, आपने जो केस देखा था जहां पे 5 इंडिकेटर्स थे, आप देख सकते हैं आरडी शेट्टी वाले में, उसके बाद आपका कुछ समय बाद ही आप देख सकते हैं अजय हासिया, इसमें 6 गाइडलाइंस दिए गए थे और ये एक्सप्लिसिट नहीं है। यस इसमें से जरूरी नहीं है कि ये 6 अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो स्टेट होगा ही, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, कोई भी जजमेंट अगर शुरू होता है, कोई भी केस शुरू होता है, तो कोर्ट केस टू केस बेसिस पे देखता है उसको। तो इफ यू सी फर्स्ट वाला देख सकते हैं यहाँ पे क्या अजय हासिया में, कि यहाँ पे सेम फिर से कॉलेज पे केस हुआ था और यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपका जो है वो कॉलेज को स्टेट मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। जैसे कि याद कीजिए सबसे पहला केस, उसमें जो बात कर रहे थे आपका शांताबाई वाला केस, मद्रास का जो था, आप देख सकते हैं मद्रास हाई कोर्ट का, उसमें बोले स्टेट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला, कॉलेज वाला स्टेट। यस कॉलेज भी जो है स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें डिसाइड की गई, आप देख सकते हैं वेदर इंटायर और डोमिनेंट शेयर कैपिटल, जैसा वही आरडी शेट्टी में बोला गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी में, कि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो काम क्या कर रहा है, उसका पैसा, उसमें पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है, उसका मेंबर्स कौन अपॉइंट कर रहा है, क्या वो जो काम है बाकी लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मोनोपोली वाला। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट इंटायर फाइनेंशियल असिस्टेंस, डीप एंड परवेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, फंक्शन परफॉर्म बाय द बॉडी आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऑलरेडी देख चुके हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो अगर लोगों के भले के लिए तो आप स्टेट बन जाएंगे। मोनोपोली स्टेटस आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट है आपका वेदर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन ट्रांसफर टू द बॉडी। ठीक है, वेदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन ट्रांसफर टू द बॉडी, मतलब वही है कि सरकार द्वारा उसको कुछ हेल्प किया जा रहा है सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, टीएमए 5 फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस है। अगर हम लोग देखते हैं इसमें भी आपका इनडायरेक्ट वे में स्टेट के बारे में बात किया गया था, डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि आपका जो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्या वो स्टेट है, इसमें बोला गया कि नहीं वो स्टेट नहीं है। यस प्राइवेट अनएडेड, एडेड का मतलब होता है हेल्प करना, हेल्प प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एड का मतलब, हेल्प का मतलब कुछ भी हो सकता है, पैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जिस फॉर्म में सरकार उसको हेल्प कर रही है। तो अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट है और वो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है तो क्या वो स्टेट होगा, तो कोर्ट ने बोला नहीं वो स्टेट नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आर नॉट स्टेट, और इस केस में वही टीएमए 5 फाउंडेशन का बात चल रहा था। तो इसमें देखेंगे 3 चीजें थी, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व प्राइवेट अनएडेड,
दे वर नॉट क्रिएटेड बाय स्टैच्यूज, वो लॉ द्वारा क्रिएट नहीं किए गए थे, एंड वर नॉट अंडर परवेसिव कंट्रोल, सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं कर रहा था, सरकार हेल्प भी नहीं कर रहा था। तो मियर रेगुलेशन बाय स्टेट ऑन एडमिशन फी डर नॉट कन्वर्ट अ प्राइवेट बॉडी इनटू अ स्टेट। यस, जस्ट बिकॉज वहां पे आपका जो सरकार है वो एडमिशन फीस स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है, प्राइवेट बॉडी है तो उसका मतलब ये थोड़ी मनमाना फीस लेगा, उसको भी एक कैप रखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब के हिसाब से। तो मियर रेगुलेशन बाय द स्टेट, अगर मान लीजिए जस्ट बिकॉज वो रेगुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट बन जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया, जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपका कोर्ट अगर कोई जजमेंट देख रहा है उसमें ये 6 काम कर रहा हो या एक भी काम कर रहा हो तो वो स्टेट बन जाए, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आपका टाइम टू टाइम उसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर की वो कौन सा बॉडी है, वो कैसा काम कर रहा है, हर कुछ देखना पड़ता है। प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 जजेस के बेंच ने CSIR जो देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, यस ये एक बॉडी है जिसको उसने बोला यस स्टेट है। जो कि इसके पहले केस में अगर हम लोग देखेंगे, शभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975 का केस है, आप देख सकते हैं 1975 में इसको बोल दिया था स्टेट नहीं है, ठीक है। प्रीवियसली आप देख सकते हैं इसको रूल किया गया था इट CSIR इज नॉट अ स्टेट, बट इस केस में प्रदीप कुमार बिस्वास 2002 का केस जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इसमें बोल दिया गया 7 जजेस के बेंच द्वारा कि यस ये एक स्टेट है, यस CSIR टू बी अ स्टेट। अभी के टाइम में अगर बात करें तो इसको इस जजमेंट के हिसाब से CSI स्टेट है, ठीक है। जो आप देख सकते हैं CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उसको फाइनेंशियली एंड फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली जो डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, कि सरकार ही उसका सब कुछ ऐसे मतलब वो काम कर रहा है, तो इन दैट केसेस ये। एंड ओवर रूल्ड, आप देख सकते हैं इस केस को ओवर रूल किया गया था, इसमें बोला था कि वो नहीं है। इसमें सबजीत तिवारी में बोला गया था कि CSIR, सेम केस था, CSIR पे ही केस फाइल हुआ था कि ये स्टेट है कि नहीं है, तो उसमें बोला था स्टेट नहीं है, इसमें बोल दिया स्टेट है। तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। दीज आर 2 मोर केसेस, आप देख सकते हैं जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। BCCI आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, आप जो बोल सकते हैं आपका इंडिया में जो बॉडी होता है जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, आपको पता होगा ये भी प्राइवेट बॉडी है, तो इसका भी क्या जजमेंट आया होगा आप समझ सकते हैं। जो क्रिकेट बोर्ड को देखता है भाई, जितना भी क्रिकेट से रिलेटेड फंक्शनरीज होते हैं जो देखता है, वो BCCI ही देखता है इंडिया में। और यहाँ पे यही चल रहा था आपका कि क्या BCCI, अगर हम देख सकते हैं, क्या वो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है, क्या वो आपका स्टेट है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली वो स्टेट नहीं है, आप देख सकते हैं BCCI इज नॉट अ स्टेट, इसमें केस फाइल हुआ था। नेक्स्ट देख सकते हैं गिरीश रामचंद्र वर्सेस देश पांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2013। अगर इस पे हम लोग बात करते हैं BCCI पे, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कंट्रोल का बात करेंगे अभी के टाइम में। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 2025 के टाइम में, आपका वो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आ रहा है, एक आपका स्पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया ओलंपिक होल्ड करने वाला है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का है, जिसमें आपका वो बात करता है कि इसको BCCI को उसके अंडर कंट्रोल में ले लेंगे, जबकि मतलब आपका जितना भी अकाउंटेबिलिटी होता है, जितना भी इसका फाइनेंसेस है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ट्रांजैक्शन वगैरह, सबका जो आपका वो है ऑडिट, ये सब आपका ये देख सकते हैं। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल द्वारा मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी बनाया जाएगा और इसका भी कंट्रोल, BCCI का कंट्रोल इसमें लेने की बात चल रही है। ये बिल है अभी, ठीक है, चल रही है बात, अभी हुआ नहीं। अभी के टाइम पे BCCI अगर पूछेगा कोई तो प्राइवेट बॉडी है, ठीक है। गिरीश रामचंद्र में देख सकते हैं क्या हुआ था यहाँ पे, इस केस में आप देखेंगे केस इन्वॉल्व एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइवेट बॉडी। तो एक प्राइवेट बॉडी से इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा था, और यहाँ पे आर्टिकल 12 के टेस्ट में देखेंगे आपका यहाँ पे बोल रहा था कि द सुप्रीम कोर्ट ट्रीटेड प्राइवेट बॉडी डू नॉट कम अंडर स्टेट merely बिकॉज दे सर्व पब्लिक इंटरेस्ट और रेगुलेटेड अनलेस आर्टिकल 12 कंट्रोल टेस्ट आर सेटिस्फाइड। वही वाला बात है कि अगर आप किसी प्राइवेट बॉडी से RTI वगैरह फाइल करके मांगेंगे, तो वहां पे उसमें भी आपका वही चीज बात चल रहा था कि इनडायरेक्ट फॉर्म में कि RTI में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं, तो इस केस में उसको स्टेट नहीं बोले। फिर सेम केस है आपका 2016 में भी डिसाइड हुआ था, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार 2016 का केस है। यहाँ पे भी वही बात हो रहा था कि BCCI कुछ जगह जो गवर्नेंस है, क्या वो स्टेट के अंदर आता है कि नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि BCCI इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, ठीक है। तो दिस इज ऑल द केसेस, इफ यू सी यहाँ पे जितने भी हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे। एंड इफ यू सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हमने क्यों समझा, क्योंकि यहाँ पे 2000 आर्टिकल 12 जो देख सकते हैं उसमें अदर अथॉरिटी, यस ये जितना भी केसेस हमने देखा बस इस वर्ड पे था, ये वर्ड का इंटरप्रिटेशन अलग अलग केसेस के थ्रू, ये सब जितने भी हैं, ठीक है। तो इफ यू गो थ्रू दीज, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। एक और जो जजमेंट बचा हुआ है इसको शॉर्ट में निपटाएंगे, बट यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें क्या हुआ था, इशू क्या था, स्टेट है कि नहीं है, उन दोनों ने क्या प्लीड किया, आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या है, रीजनिंग क्या दिया गया कोर्ट द्वारा कि दे डू नॉट परफॉर्म सॉवरेन फंक्शन, ठीक है, पब्लिक फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करते, कौन, बार एसोसिएशन। मैंने आपको बताया बार एसोसिएशन क्या है, प्राइवेट एडवोकेट जो होते हैं, एडवोकेट जनरली प्राइवेट ही माने जाते हैं अनलेस वो गवर्नमेंट एग्जाम दे के सरकारी वकील नहीं बन जाए, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। पूरा एग्जाम होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल सकते हैं या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल सकते हैं, वो होते हैं सरकारी वकील। अगर कोई भी वकील नॉर्मल वकील है, एडवोकेट लिखता है, वो कॉलेज से पढ़ के बन रहे हैं, तो इन दैट केसेस वो आपके प्राइवेट ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना क्लाइंट्स खुद लेके आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी आपके ये हैं, देयर इज नो परवेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मियर कनेक्शन विद कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम इज नॉट इक्वल टू स्टेट, नॉट इक्वल आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड रेमेडी लाइज अंडर क्रिमिनल लॉ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइवेट इंसान अगर आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है, फंडामेंटल राइट अगर जो है जनरली स्टेट ही छीन सकता है, लेकिन आपका कोई भी अधिकार अगर कोई दूसरा इंसान छीन रहा है, प्राइवेट बॉडी छीन रहा है, तो आप कहां केस का फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉ में। तो उस महिला को अगर उसके चेंबर से बाहर निकाला गया तो क्रिमिनल ट्रेसपास या और भी केसेस हो सकते हैं, आपका वैंडलिज्म वगैरह भी होते हैं। जो वैंडलिज्म तो मतलब तोड़फोड़ वो तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, मतलब मिसचीफ वगैरह का केस फाइल कर सकते हैं, वही सब कि हाँ कि आपका प्रॉपर्टी डैमेज वैमेज कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, छोटा सा जजमेंट है, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं जल्दी से। तेलंगाना हाई कोर्ट अक्विट्स वुमेन फेसिंग डेथ फॉर किलिंग 7 month ओल्ड डॉटर। यस, एक 35 वर्षीय, आप देख सकते हैं केस का नाम बनोथू भराती वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। ये आपका अभी जस्ट का केस है, आपका इसी लास्ट हफ्ते का। और इसमें एक 35 वर्षीय महिला अगर आप देखेंगे तो उसने अपनी बच्ची को मार दिया क्योंकि उसको एक साइकोटिक डिल्यूजन था। यस, जो 35 वर्षीय महिला है उसको एक साइकोटिक डिल्यूजन था। डिल्यूजन आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, आपका स्क्रिजोफेनिया ये सब आपने सुना होगा कि जहां पे दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, डिल्यूजन होता है, दिखना है कुछ, दिख कुछ रहा है, इंसान जानवर दिखने लग रहे हैं, जानवर इंसान दिखने लग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केसेस वो आपका होता है दिमाग का मेंटल इलनेस होता है, मेंटल आपका स्टेट होता है, जो कि आपको साइकैट्रिक आपने सुना होगा, साइकैट्रिस्ट के पास जाते हैं जो भी है, तो मेंटल फॉर्म ऑफ इलनेस होता है और ये आपका क्रिमिनल लॉ में एग्जेम्प्टेड होता है। तो समझते हैं इस पूरे केस को कैसे हुआ था। उसने क्या किया, अपनी बच्ची को ये समझ के मार दिया कि भाई वहां पे वो स्नेक जैसी दिख रही है करके, अगर आप बात करें एग्जैक्टली तो यस, उसको कोई प्रॉब्लम था, मतलब हिंदू माइथोलॉजी से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। और यहाँ पे इसका पुराना भी 2018-19 के टाइम का देखा जाएगा तो इसके डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी हैं कि यस इसको स्क्रिजोफेनिया, मतलब स्क्रिजोफेनिया बोले सॉरी, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली आपका ये, कि इसको किसी फॉर्म ऑफ वो मेंटल, ये स्क्रिजोफेनिया ही बोल सकते हैं एग्जैक्टली, मतलब भाई कि आपका इसको एक फॉर्म ऑफ ये साइकोटिक डिसऑर्डर था, डिल्यूजन बोल सकते हैं, डेलीलुलू आपको पता होगा, डेलीलुलू जो आप लोग बोलते हैं। तो डिल्यूजन इफ यू सी, यहाँ पे डिल्यूजन आपको था कि यहाँ पे कि उसने क्या कर दिया, शी डिडंट ऐसे अक्नॉलेज, उसको पता नहीं चला था कि उसका एक्ट क्या था। तो बेसिकली उसने अपनी बच्ची को मार दिया, जो थी आपकी क्या बोल सकते थे 7 मंथ की बच्ची को, और उसको फिर पकड़ा गया और सेशन कोर्ट द्वारा इसको केस करके, मतलब केस जब फाइल हुआ तो सेशन कोर्ट ने इसको क्या किया, फांसी की सजा सुनाई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं सेशन कोर्ट ने इसको फांसी की सजा सुनाई थी, रेयर्स ऑफ द रेयर केस। आप देख सकते हैं रिसेंटली आपका ये सब लास्ट ईयर में भी डील किया गया था, जब आपका संजय रॉय को केस वेस दिया जा रहा था, आपका मतलब सजा दिया जा रहा था, जब आर्जिकर रेप एंड मर्डर केस में 2000 लास्ट ईयर के टाइम अगर देखेंगे आप 2024 के टाइम में। तो इफ यू सी यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का मतलब होता है जब फांसी दी जाती है तो कोर्ट देखता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की, मतलब जब भी आपका कोई इंसान को फांसी दिया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उसका क्राइम करने का तरीका, जैसे कि इस बच्ची को मार रहे हैं और ये बहुत बुरे तरीके से मारा है तो उसका गला वाला काट दिया, तो ये सब आप देख के इसको क्या किया है, फांसी की सजा दी थी। बट यहाँ पे जो इश्यू था कोर्ट के सामने वो ये चल रहा था, क्या आपका सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी, जो कि अब बन चुका है सेक्शन 22 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसको एग्जेम्पशन मिलने वाला था। यस, इसको बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन। यस, क्रिमिनल लॉ में जनरल एक्सेप्शंस का प्रोविजन है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम किसी भी इंसान को प्रोटेक्शन देते हैं। यस, अगर उसने क्राइम किया है बट वहां पे उसका मेंटल एलिमेंट जो है वो एब्सेंट रहता है, वो मेंटली केपेबल ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे आपका एग्जेम्पशन देते हैं। उसका एक्ट, जो एक्टस रिया होता है और मेंस रिया होता है, आपने ये सब सुना होगा, एक्टस रिया, एक्टस रिया आपको पता होगा कि गिल्टी एक्शन जो बोलते हैं, और मेंस रिया जो बोल सकते हैं, तो पहले मेंस रिया होता है, मेंस रिया मतलब आपका गिल्टी माइंड, और एक्टस रिया बोल सकते हैं आपका गिल्टी एक्ट। तो ये दोनों चीज आपका हैंड इन हैंड चलता है और ये दोनों होना जरूरी है। प्लस इसी लिख रहा हूं क्योंकि क्रिमिनल लॉ में आपका ये दोनों जब तक नहीं है तब तक किसी भी इंसान को सजा नहीं होता है। यस, तो अगर देखेंगे तो जनरल एक्सेप्शंस का अगर हम लोग देख सकते हैं, तो जनरल एक्सेप्शंस अगर क्रिमिनल लॉ में देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे चीजें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपका बोल सकते हैं, नेसेसिटी, ट्रिपल एक्ट आपका देख सकते हैं, आपका एक्ट डन विद कंसेंट,
फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये जितने भी आपके डिफेंसेस हैं क्रिमिनल लॉ में दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्ट डन बाय अ चाइल्ड, कोई 7 साल से कम का बच्चा कोई कितना ब्रूटल भी क्राइम करेगा उसको कभी सजा नहीं होगा। यस, 7 ईयर्स के बिलो का कोई बच्चा उसको कितना भी एकदम भयानक क्राइम कर दे वो उसको सजा होगा ही नहीं कभी। 7 से 12 साल के बीच में देखेंगे तो वहां पे उसका मेंटल एलिमेंट देखा जाता है। 12 के बाद जो होते हैं उनको सजा होता ही है, और वो जुवेनाइल होम जाते हैं। आप देखते होंगे जे आपने जे बोर्ड आपके सुना होगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुना होगा आपने, जे बोर्ड, तो वो सब उस पर आते हैं। लेकिन यहां पे समझते हैं जो आपका एक्सेप्शन है उसमें एक एक्सेप्शन कौन सा है, मेंटल एलिमेंट, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसमें देखते हैं ये कैसे काम करता है और इस महिला को कैसे ये एग्जेम्पशन ग्रांट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक केस में ये देखा जाता है जब भी कोई इंसान को पकड़ा जाता है, अगर वो ये चीज प्रूव करने में, यस जिसको पकड़ा गया है, जनरली आपका चलता है क्रिमिनल लॉ में आपका इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यस, आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, बोझा बोलते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है वो किस पे रहता है, प्रोसिक्यूशन पे। यस, मेरे ऊपर केस हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अंशु वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो इन दैट केसेस अगर मेरे पे केस फाइल हुआ है और यहाँ पे जो दूसरा पार्टी है वो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ बिहार है, तो वो प्रूफ करेगा कि मैंने मर्डर किया है, मैंने कोई क्राइम किया है, ठीक है। बट अगर आप एक्सेप्शंस क्लेम कर रहे हैं, वो तो बोल दिया कि आप मर्डर किए हैं, बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि मैंने जो मर्डर किया है वो मैंने अपना मेंस रिया नहीं था मेरा, ठीक है, मैंने मर्डर तो किया है लेकिन मेरा मेंस रिया नहीं था, तो अगर आप ये बोल रहे हैं, अगर मैं अंशु, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पे कि मेंस रिया नहीं था, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, मेरे पे रहेगा कि मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि मेंटल इलनेस था, अनसाउंड माइंड था, वो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि यस मैं जब क्राइम कर रहा था तभी, जब उस दौरान जब क्राइम कर रहा था तब मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है लॉ में कि आपने पहले, मतलब आप एक दिन पहले कैसे थे या एक दिन बाद कैसे थे, जब आप क्राइम कर रहे हैं उस समय आप कैसे होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के। अगर ये आप प्रूफ कर देते हैं मेडिकल रिकॉर्ड और जो आपका सर्कमस्टांसेस है, बस मेडिकल रिकॉर्ड से नहीं होता है, इसके ऊपर भी समझेंगे हम लोग कि आपका मेडिकल इंसेनिटी अलग चलता है, लीगल इंसेनिटी अलग चलता है। तो यहां पे दोनों चीजें प्रूफ करनी पड़ती है, मेडिकल इंसेनिटी प्लस लीगल इंसेनिटी। और अगर आप ये प्रूफ करने में सफल होते हैं तो आपको क्या करेगा, कोर्ट छोड़ देगा। जैसे कि इस केस में लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसको क्या किया है, पूरे तरीके से छोड़ दिया है। तो पहले आप हम लोग लॉ का पोस्टमार्टम करते हैं, 84 सेक्शन का ये कैसे काम करता है पूरा पढ़ेंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी एक चीज ऑफेंस नहीं है। मैंने आपको बताया जनरल एक्सेप्शन है, आपको जनरली क्राइम करने के लिए सजा मिलता है, लेकिन आपका ये सब एलिमेंट अगर दोनों फुलफिल नहीं होता तो आपको सजा नहीं मिलेगा अगर आप प्रूव कर देते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, अक्यूज पे रहेगा, ठीक है। विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो कर रहा था, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, कि भाई वो दिमाग मतलब मानसिक रूप से वो केपेबल नहीं है, ठीक है, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। मतलब पहला चीज क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको, कि आपने जो क्राइम किया है वो आपको पता ही नहीं कि वो क्राइम है, ठीक है। अगर आप मर्डर कर रहे हैं तो आप ये चीज प्रूफ कर देंगे कोर्ट में, हमको नहीं पता था उस समय कि वो मर्डर है, ठीक है। अगर आप कोई भी क्राइम कर रहे हैं, तो चोरी कर रहे हैं, तो आप प्रूफ करते हैं कि हमको नहीं पता था कि हम चोरी कर रहे हैं, ठीक है। हम तो क्या बोलते हैं, दिमागी रूप से पागल हैं। तो यहां पे सबसे पहला आपको करना पड़ेगा कि जो नेचर ऑफ द एक्ट है, इस पे ध्यान देंगे। यस, नेचर ऑफ द एक्ट, जो आप क्राइम कर रहे हैं, जो ऑफेंस कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। दैट ही और शी इज डूइंग व्हाट ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो पहला तो आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो कैसा है, वो गलत है और कॉन्ट्ररी टू लॉ है। आपको एक्शन ही नहीं पता, आपको फील ही नहीं हो रहा कि क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं और हमको फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जो हम कर रहे हैं ऊपर से, दूसरा चीज क्या होता है कि वो लॉ द्वारा गलत साबित किया गया, दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। समझ में आ रहा है, वो क्या है, लॉ के अगेंस्ट है। तो ये दोनों चीज अगर आप प्रूफ कर देते हैं, इसको देखते कैसे प्रूफ करना होता है, आपको भी सिखा देता हूं कि कोर्ट में ये सब कैसे काम करता है। तो इन दैट केसेस ये इसको कैसे प्रूफ करना पड़ता है, कोर्ट में दो चीजें काम करती है। यस, मेडिकल इंसेनिटी प्लस लीगल इंसेनिटी, दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, तभी आप इस डिफेंस को क्लेम कर सकते हैं। बस आप डॉक्टर का रिपोर्ट बनवा के लेके आ जाएंगे, आप बोलेंगे कि देखिए डॉक्टर हमको बोल चुका है, पागल घोषित कर चुका है, हमको प्लीज छोड़ दीजिए जज साहब, ऐसा नहीं होता है। जज आपके मुंह पे क्या बोलते हैं, वो रिपोर्ट फेंक के मारेगा और बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, दिस इज नॉट डन। आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, लीगल इंसेनिटी। यस, लीगल इंसेनिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पहला आपको क्या प्रूफ करना है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप कुछ भी, आप जो काम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं वो आपका गलत है, ठीक है, वो आपका गलत है। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ती है, तो दैट इज लीगल इंसेनिटी, ठीक है। मेडिकल इंसेनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया है, आपका रिपोर्ट्स है, डॉक्टर का एग्जामिनेशन रिपोर्ट बोल सकते हैं, सब कुछ एग्जामिन करके डॉक्टर ने आपका मेंटल इलनेस, आपका पूरा फिजिकल फिटनेस, सब कुछ देखा है कि दिमाग में आपके ठीक से नहीं चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे चीजों को, आप हेलुसिनेट कर रहे हैं, हेलुसिनेशन आपने सुना होगा, कुछ का कुछ दिख रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया सुना होगा आपने। तो ये सब जितना भी आपका, वो सब डॉक्टर द्वारा एक प्रिस्क्रिप्शन में लिख के मिल जाएगा, ठीक है। ये आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, पहला चीज। लेकिन उसके बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जब आप क्राइम कर रहे थे तब आप उसी मेडिकल इश्यू से सफर कर रहे थे, और इसीलिए आप नेचर ऑफ एक्ट
कि आप क्या कर रहे हैं समझ नहीं पाए, और आप जो कर रहे हैं वो आपका कॉन्ट्ररी टू लॉ है, इन मतलब रॉन्ग, मतलब गोइंग अगेंस्ट द लॉ है, वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आप ये दोनों दोनों चीज भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, अ साइकियाट्रिक कंडीशन डायग्नोस्ड बाय मेडिकल एक्सपर्ट रिलेटिंग टू मेंटल इलनेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, इट डज नॉट इटसेल्फ डिटरमाइन क्रिमिनल लायबिलिटी। पहला, legal insanity, if we see, legal concept where due to mental disorder the accused were incapable of knowing the nature of the act or the act or that was wrong at the time of commission of the act, ठीक है। तो सेक्शन 84 हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन मेडिकल और लीगल इंसेनिटी। मेडिकल इंसेनिटी बोल सकते हैं कि आपका डॉक्टर द्वारा, मैंने आपको बताया। लीगल इंसेनिटी बोल सकते हैं डिफेंस है क्रिमिनल लॉ में, अगर आप नेचर प्रूफ कर देते हैं एक्ट का तो आपको सजा नहीं मिलेगा। मेडिकल टेस्ट देख सकते हैं, क्लिनिकली इवैल्यूएटेड, डॉक्टर के पास जाते हैं आपको एक पुर्जा बना के दे देगा। लीगल इंसेनिटी बोल सकते हैं कि उस पुर्जे को अगर आप कोर्ट में वो सबमिट करेंगे तो वहां पे उसका देखा जाता है कि नॉलेज का आपको, जो आप काम कर रहे थे उसका आपको वो है कि नहीं, और ये गलत था कि नहीं, कॉन्ट्ररी टू लॉ था कि नहीं, वो एक ऑफेंस है कि नहीं, वो आपको पता था कि नहीं, ठीक है। डॉक्टर डिसाइड डायग्नोसिस, कोर्ट डिसाइड लायबिलिटी। मेंटल इलनेस अलोन इज इनसफिशिएंट, मैंने आपको बोला, जस्ट बिकॉज डॉक्टर आपको पागल बोल देगा कोर्ट आपको पागल नहीं मानेगा। आपको डॉक्टर ने पागल बोला है तो आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा एड ऑन कि भैया यहाँ पे मैंने जो काम किया, जिस समय वो काम किया, जैसे काम किया, वो मुझे नहीं पता चल रहा था, मैं पागल था। ओनली लीगल इंसेनिटी एक्सक्यूजेस क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपका बात कर रहे हैं दोनों साथ में होना चाहिए। ये 2-3 केसेस है, बस 1 मिनट में आपको मैं वाइंड अप करता हूं जल्दी जल्दी ये कैसे काम करता है। पहला आपका जो सबसे पहला लैंडमार्क केस है 1724 का है, यस इतना पुराना केस है, और ये है आर वर्सेस आर्नोल्ड का, आर्नोल्ड, ठीक है। इस केस में क्या डिसाइड किया गया था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। अगर कोई इंसान, वही सब जो लॉजिक है, कोई इंसान अगर जब क्राइम कर रहा है तो उसके दिमाग में वो चीज फील कर पा रहा है कि वो कि नहीं, कि वो क्या काम कर रहा है। लीगल इंसेनिटी एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ रीजन। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अगर कोई काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉस ऑफ रीजन होना चाहिए, कि आप जब काम कर रहे हो तो आपके पास कोई रीजनिंग ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं। नॉट मियर मेंटल इलनेस और पार्शियल इनकैपेसिटी, जस्ट बिकॉज आप मेंटली सिक है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उस मेंटल सिकनेस की वजह से आप जो रीजन है, जो आपका कारण है वो एक्ट करने का, वो डिवॉइड हो गया था, आपका वो काम नहीं कर रहा था। आपको दोनों चीज प्रूव करना पड़ेगा। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेडिकल इंसेनिटी प्लस लीगल इंसेनिटी, वही वाला लॉजिक। द अक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू किल लॉर्ड Onslow and pleaded insanity. The court rejected the defense and held that insanity can excuse criminal liability only when the accused is totally deprived. आप इस पे ध्यान दीजिएगा, totally deprived of understanding, जिसको पता ही नहीं चल रहा है, उसको जनाई ही नहीं दे रहा है, मतलब फील ही नहीं हो रहा है in that cases, and memory to such an extent that he knows no more than an infant or wild beast, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका आर वर्सेस हैडफील्ड का केस है, इनसेन डिल्यूजन काइंड ऑफ टेस्ट। इसमें तो नहीं बोल सकते हैं कि आपका ये एम मैकनॉटन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केसेस पे आएंगे, लेकिन पहले समझते हैं क्रोनोलॉजी वाइज। 1800 के टाइम में ये जो था आपका आर हैडफील्ड का केस था, इसमें भी क्या बोला गया, वो सेम चीज कि जो आपका डिल्यूजन है, जो आप अभी पर्टिकुलर केस में हम लोग डील कर रहे हैं तेलंगाना हाई कोर्ट में, जहां से हमने शुरू किया था, एक 35 वर्षीय महिला ने अपनी बच्ची को मार दिया। तो वो बच्ची को क्यों मारती है, क्योंकि उसको क्या था, डिल्यूजन था, ठीक है, डेल्यूजन। तो डेल्यूलू जो था उसके कारण उसने क्या किया, अपनी बच्ची को मार दिया है। एंड इन दैट केसेस वही बोल रहा था कोर्ट ने इसमें भी, अगर आप देखेंगे, अक्यूज्ड फायर एट किंग जॉर्ज, और यहाँ पे उसका वही रिलीजियस डिल्यूजन था, धर्म के नाम पे अंधा होके मतलब कि मार दिया। द कोर्ट acquitted him recognizing that although he knew the physical nature of his act he's insane, yes, इवन दो उसको पता था कि वो मार रहा है वो गलत है, बट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसको पता है कि वो मार रहा है, बट इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके नहीं चलेंगे आगे, इसको यहीं पे रख लेंगे। बट यहाँ पे समझिए इसने क्या बोला कि भले ही हम मर्डर कर रहे हैं, हमको पता है, बट यहाँ पे जो इनसेन डिल्यूजन है, मर्डर जो कर रहे हैं, मेरा आइडिया, मेरा जो लॉजिक है, वो आपका डिप्राइव्ड है विद क्या बोलते हैं आपका कॉग्निटिव थिंकिंग, और इसके कारण रैशनल थिंकिंग बोल सकते हैं कि मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा था। हमको पता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा बुद्धि जो है काम नहीं कर रहा है, हम क्यों कर रहे हैं हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण इसको एक्विट कर दिया, छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पे एम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसी के बेसिस पे जो आपका सेक्शन 84 है, जो हमने अभी जस्ट देखा, ये जो इंडियन लॉ में आया है, आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कहां से आया, इसका बेसिस कहां है, इसका बैकड्रॉप कहां है। तो ये एक सबसे लैंडमार्क केस है, आप हिस्ट्री में देखेंगे, कहीं भी जाके सर्च करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका आर वर्सेस MC नॉगनॉटन बोलते हैं, एम नॉगनॉटन बोल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं इसके, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें क्या हुआ था कि आप देख सकते हैं, एक इंसान जो है वो प्राइम मिनिस्टर को, यही एक इंसान नहीं, यही एम नॉगनॉटन जो था, वो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता है, बट गलती से प्राइम मिनिस्टर के पीए को मार देता है, बोल सकते हैं, मतलब जो भी असिस्टेंट को मार देता है। तो आप समझिए वहां पे कि क्या होता है, कि मारना था प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन मार दिया किसको, दूसरे उसको पीए वगैरह को। तो जब वो केस कोर्ट में गया तो वहां पे क्या होता है कि कोर्ट उसको छोड़ देता है, यस,
कोर्ट बोलता है कि भाई ये तो पागल था, मारना किसी और का तो मार किसी और को दिया। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन निकाला कोर्ट में और इसको चैलेंज किया गया फिर। यस, कोर्ट ने ये बोल दिया कि मारना किसी और को था और किसी और को मार दिया, तो इन दैट केसेस वो पागल है, जो कि बहुत गलत साउंड कर रहा है। यस, तो इन दैट केसेस क्या किया गया यहाँ पे, उसको क्या किया गया, वापस से जजमेंट को, मतलब पब्लिक आउटक्राई हुआ, पब्लिक ने जजमेंट को चैलेंज किया, बोला कि ये क्या नया तुम लोग लॉजिक लेके आ गए, इसको रिमूव करो। तो उसके बाद ही कोर्ट ने उसको दोबारा एग्जामिन किया और क्या लेके आए कोर्ट, एम नॉगनॉटन रूल्स। आप देख सकते हैं, अक्यूज किल द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी व्हाइल सफरिंग फ्रॉम अ पैरानॉइड डिल्यूजन आपको पता होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड नॉट गिल्टी, जो कि बहुत गलत था जजमेंट। और यहाँ पे उसके बाद ही आपका एम नॉगनॉटन रूल्स आया, जिसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, अ पर्सन इज लीगली इनसेन इफ ड्यू टू डिजीज ऑफ द माइंड। पहला, he did not know the nature of the quality, कि भाई उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, and quality of the act, and did not know that the act was wrong or contrary। आपको ये मैच नहीं कर रहा है क्या? आपको ये सेम जो लाइन है, अगर आप इसको देखेंगे, मैच द फॉलोइंग खेलेंगे हम लोग, तो आपको नहीं लगता ये सेम चीज इससे आ रहा है? यस, इसका जो बैकड्रॉप है इसी से आ रहा है और इसी टेस्ट के थ्रू जो है इंडियन लॉज में हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट किए थे। इसका जो बेसिक चीज आप देख सकते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इंसेनिटी। कोर्ट क्या देखेगा अगर कोई इंसान पागल है कि नहीं? एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। जब अगर आप कोर्ट के सामने आ रहे हैं तो कोर्ट क्या मानेगा? अगर मान लीजिए मैं क्राइम किया हूं और मैं कोर्ट के सामने आ रहा हूं, कोर्ट मुझे मानेगा कि मैं बुद्धि में, मतलब बुद्धि से सही है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ट्ररी, कि भाई मैं यहाँ पे पागल हूं। डिफेक्ट्स ऑफ रीजन, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास रीजनिंग नहीं है, मतलब केपेबल थिंकिंग नहीं है कि हम वहां पे कोई गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ रीजन अराइजिंग फ्रॉम अ डिजीज ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एक्ट, कि जब हम क्राइम कर रहे थे उस समय पागल होना चाहिए। एक दिन पहले, 1 घंटे पहले पागल हैं, 1 घंटे बाद पागल हो रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता है, जिस दौरान क्राइम हो रहा है उस समय होना चाहिए हमको डिप्राइव्ड, आपका डिफेक्ट। और वो नॉलेज टेक्स्ट देख सकते हैं, डिफेक्ट्स मस्ट अफेक्ट द अक्यूज्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट। यस, कि भाई हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। एम नॉगनॉटन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका है उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट, आपको नहीं पता है क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका, इसके बाद जो है आपका देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपके एम नॉगनॉटन रूल्स को हम लोग बाद में भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं क्राइम कर रहा हूँ और मैं क्राइम करने के बाद बॉडी छुपा रहा हूँ, मैं मतलब क्राइम करने के बाद ऐसे एविडेंसेस छुपा रहा हूँ, मैं क्राइम करने के बाद भाग जाता हूँ, मैं क्राइम करने के बाद क्या बोलते हैं वहां पे, ऐसा रिएक्शन देता हूं कि भाई जो एक क्रिमिनल करेगा, समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं क्राइम करके भाग जाता हूं, मैं एविडेंसेस छुपा रहा हूं, क्राइम से पहले मैंने चाकू खरीदा है, तो ये सब क्या दिखा रहा है कि मेरा एकदम प्लानिंग प्लॉटिंग वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि मुझे डर लग रहा है। अगर मैं क्राइम करके भाग रहा हूं मतलब मुझे पुलिस से डर लग रहा है, मुझे पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मतलब मैं नेचर ऑफ एक्ट समझ पा रहा हूं। नेचर ऑफ एक्ट का ये सब इंटरप्रिटेशन है। यस, पढ़िए, नेचर ऑफ एक्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं, प्रायर प्लानिंग और डेलिब्रेशन, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट के लास्ट ही ईयर एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मारने का ट्राई किया और वहां पे साउथ का केस है ये, और उसमें क्या किया कि उसने एक बार जहर डाला और वो मर नहीं पाया, तो उसने दोबारा जहर डाला, फिर भी नहीं, आई गेस दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में जब उसने 3 बार या 2-3 बार जब उसने जहर डाला तब फूड पॉइजनिंग होता था 1-2 बार, मतलब थर्ड बार क्या हुआ, उसने इतना जहर डाल दिया कि वो मर ही गया। तो कोर्ट द्वारा उसको फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्या था, प्लानिंग था। आप देख सकते हैं। यस, तो सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन, अगर आप वेपन खरीद रहे हैं, एफर्ट्स टू अवॉइड डिटेक्शन, अगर आप भाग रहे हैं, एविडेंस छुपा रहे हैं, डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, एस्केप और रेजिस्टेंस ऑफ अरेस्ट, अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रहा है तो आप उससे भाग रहे हैं, मतलब अपने आप को पीछे छुड़ा रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स टास्क बिफोर अरेस्ट और बिफोर द टास्क और आफ्टर द ऑफेंस, मान लीजिए आपने किसी को मार दिया, उसके बाद आप गड्ढा खोद के उसको छुपा रहे हैं, आप उसको सेक्लूडेड एरिया में ले जा रहे हैं, आप उसको क्या बोल सकते हैं कि एकदम आइसोलेटेड एरिया में ले जा रहे हैं, जंगल में ले जाके मार रहे हैं, किसी को आप, बच्चे को आप लालच दे के एकदम आप क्या बोल सकते हैं आइसोलेटेड एरिया में ले जा रहे हैं। ये सब क्या दिखा रहा है कि आपका मेंटल कैपेसिटी दिखा रहा है कि आप पागल नहीं हैं। तो ये सब आपको देखता है कि आपका कोई भी कोर्ट अगर आज के डेट में अगर कोई देख रहा है कि आप पागल है कि नहीं है, तो ये सब देखता है। एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, ये सब क्या है, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, अगर आप मान लीजिए एट द टाइम ऑफ क्राइम बोल सकते हैं, एट द टाइम ऑफ क्राइम एक्ट, जो भी आपका ऑफेंस, तो आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उस समय देखते हैं कि आपका ये सब चीज है कि नहीं है, आप भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, आपका रिएक्शन कैसा है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो इस केस में जो हुआ था आपको ऑलरेडी पता ही है, जस्ट क्या बोलते हैं, जस्ट गो थ्रू दिस वंस। आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था कि फैक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि उसने क्या बोला कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा है, जो ये प्रोसिक्यूशन है, सरकारी वकील ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के मारा था। ये जो क्या बोलते हैं लड़की की साइड से था, 35 वर्षीय वो महिला जिसने अपनी बच्ची को खुद मार दिया, उसका वकील बोलता है कि भाई यहाँ पे उसको आप देख सकते हैं बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत समय से मेंटल इलनेस है, वहां पे आप देख सकते हैं कि इसको स्क्रिजोफ्रेनिया भी डायग्नोज किया गया है। तो इसको पार्शियल मतलब बोल सकते हैं, मतलब साइकोटिक डिल्यूजन है, कि मतलब इसको वहम होता है, इसको कुछ का कुछ दिखता है। उसको अपनी बेटी अचानक से सांप दिखने लगी और सांप दिखने लगी तो उसने उसका गला काट दिया।
तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके द्वारा आप देख सकते हैं क्या किया गया, इसको छोड़ दिया गया। और देख सकते हैं कोर्ट का जजमेंट, यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, सेट असाइड द डेथ सेंटेंस। जो लोअर कोर्ट, जो आप बोल सकते हैं सेशन कोर्ट का जो जजमेंट था, उसको हटा दिया और अक्विट कर दिया, लड़की को पूरा बाइज्जत बरी कर दिया, ये बोल के कि हाँ भाई तुम जब क्राइम कर रहे थे उस समय तुम पागल थे, तुम उस समय डिल्यूजनल थे, ठीक है। और वहां पे आप देख सकते हैं शी वाज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट वाज इलीगल। द कोर्ट ऑब्जर्व द ट्रांसफर फॉर, ये जितना भी आपका देख सकते हैं उसको मेंटल हेल्थ केयर में भेजा गया है कि भाई दिमागी इसका इलाज कराया जाए, इसको अकेला नहीं छोड़ा जाए, ये क्या पता फिर से किसी और को सांप समझ के मार दे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फिर रीजनिंग व्हाई द कोर्ट सेड डॉक्यूमेंटेड साइकोसिस, कोर्ट ने क्यों क्या बोलते हैं उसको छोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसका बहुत 2017 का क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया था, मेंटल आपका कोर्ट द्वारा, डॉक्टर द्वारा डायग्नोस किया गया था। डिल्यूजन एंड प्री परसेप्चुअल आपका डिस्टॉर्शन देख सकते हैं कि उसका जो भी था उसको फील नहीं होता था कि भाई आपका देख सकते हैं बिलीविंग द चाइल्ड लुक लाइक अ स्नेक, ये देख सकते हैं। मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है लोअर करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाई कोर्ट अपॉइंटेड अ मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर रिजल्टिंग रिपोर्ट ऑफ MIR कंक्लूडेड द एक्ट रिजल्टेड फ्रॉम सीवियर साइकोटिक कंपल्शन, कि भाई उसने जानबूझ के नहीं किया गया है, वो साइकोटिक कंपल्सन के कारण जो कि सीवियर था, बहुत ज्यादा था, तो ये रिपोर्ट्स के द्वारा भी पता चला। लीगल एप्लीकेशन देख सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो एक्ट कर रही थी उसको उसका नेचर नहीं पता था और वो जब कर रही थी उसको ये नहीं पता था कि वो गलत काम कर रही है। पब्लिक सेफ्टी और सुपरविजन जो है उसके कारण भी ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो this was all for today and we have discussed the two most important judgments for this week। और इसमें हमने पूरा लॉ का पोस्टमार्टम किया, आपने देखा आर्टिकल 12 का पूरा हमने इंटरप्रिटेशन समझा स्टार्टिंग से एंड तक लेके। उसके बाद सेक्शन 84 जो कि अभी बन चुका है सेक्शन 22 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का पूरा बैकड्रॉप, लीगल इंसेनिटी, मेडिकल इंसेनिटी, एम नॉगनॉटन रूल्स, जितना भी है सब आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड होप यू स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे सीरीज आते रहेगी, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू एवरीवन।